Yo, what's happening, legends? Thank you so much for joining me. You are absolutely legends. So we are back with another market update video. इंस्टाग्राम को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो लाजमी जाके इंस्टाग्राम को फॉलो करें। और यहाँ पे मैंने बायो में लिंक्स दिए हुए हैं, लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप चैनल भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप चैनल पे मैं सारी मार्केट अपडेट पोस्ट करता हूँ, चाहे वो टेक्निकल्स हो या फंडामेंटल्स। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इंस्टा का भी और व्हाट्सएप का भी, ताकि आप इजीली जाके ज्वाइन कर सकें। और यूट्यूब को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आपको इस तरह की डेली मार्केट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलते हैं अपने फंडामेंटल वाले एरिया पे, फिर उसके बाद हम टेक्निकल्स पे जाएंगे। तो आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ्स को इलीगल कह दिया है। आपको पता है कि ट्रम्प टैरिफ केस जो है काफ़ी टाइम से चल रहा था और इसकी रूलिंग बार बार डिले की जा रही थी, लेकिन आज फाइनली जो है इसकी रूलिंग आ गई है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप ने टैरिफ्स जो है वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी जो है उसके पास, उससे ज़्यादा एक्सीड करते हुए जो है वो इलीगली टैरिफ्स जो है वो लगाए हैं। और जिसकी वजह से ये रूलिंग एक्सपेक्टेड थी और चांसेस यही थे कि ट्रंप के अगेंस्ट आएगा, क्योंकि पॉली मार्केट के प्रिडिक्शन भी अब मैं आपको बार बार दिखाता रहा हूँ लाइव सेशंस में भी। तो आपने देखा कि आज वाकई ही ये रूलिंग आ गई फाइनली, और ये टैरिफ्स जो है उसको इलीगल कह दिया है। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो 150 बिलियन डॉलर जो है टैरिफ रेवेन्यू इससे इकट्ठा हुआ था सारा, अब ये रिफंड करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जब एक चीज़ आपने किसी से पैसे लिए हैं इलीगली, और वो जब इलीगल हो गई है, तो आपको वो पैसा जो है दोबारा से इंपोर्टर्स को वापस करना पड़ेगा। तो कहा ही जा रहा है तकरीबन 150 बिलियन डॉलर जो थे वो आपने इंपोर्टर से लिए थे, अब उसको वापस करना है। ठीक है, इफ़ ट्रम्प लूजेज एट सुप्रीम कोर्ट, और आज सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो आया है। तो 150 बिलियन डॉलर्स है, वापस करना है। बट अगर 150 बिलियन डॉलर वापस कर भी दिया जाए, लेकिन इससे इन्फ्लेशन जो है एकदम से नीचे नहीं आएगी। ठीक है, आप ये वॉल्टर ब्लूमबर्ग की जो है यहाँ पे एक पोस्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लिमिटिंग डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ पावर इज अनलाइकली टू रिड्यूस व्हाट यू पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्टीफन बंदे हैं, उन्होंने कहा कि भाई इवन आप रिफंड कर भी दो इम्पोर्टर्स को, लेकिन जो टैरिफ्स का जो पैसा है वो इंपोर्टर्स के पास जाएगा, लेकिन वो एंड कंज्यूमर के पास तो नहीं जा रहा ना पैसा वापस। ठीक है, इवन इफ कंपनीज आर रिफंडेड फॉर ओवर टन टैरिफ्स, कंज्यूमर्स वॉन्ट सी दैट मनी। कंज्यूमर तो नहीं देख सकेंगे वो मनी, उन्होंने तो पहले खर्च कर दिया। बिजनेसेस लाइक वॉलमार्ट आर अनलाइकली टू कट प्राइसेस टू इशू रिफंड्स। ठीक है, और इशू रिफंड्स, अब जाहिर बात है कि वॉलमार्ट प्राइस तो कम करने से रहा और वो रिफंड जो है वापस करने से रहा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इतनी जल्दी इसका इफेक्ट मार्केट पर नहीं आएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको पोस्ट दिखाऊं कि ट्रंप ने कहा है कि उसके पास एक बैकअप प्लान भी है। जो रूलिंग आई है टैरिफ्स इलीगल होने की, उसके हवाले से बैकअप प्लान भी मेरे पास है। ऑब्वियसली इनको पता था कि टैरिफ्स का जो केस है वो हमारे अगेंस्ट आ सकता है, तो इन्होंने भी कुछ ना कुछ बैकअप प्लान पे सोचा हुआ होगा। और वो चीज़ें अब देखते हैं कि ट्रंप की तरफ से क्या चीज़ें आती हैं बैकअप प्लान के तौर पे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि आज यूएस डॉलर जो है ड्रॉप हुआ है। आप देख सकते हो कि जब ये रूलिंग आई है उस टाइम पे यूएस डॉलर जो है वो DXY ड्रॉप हुआ। अब ये क्यों ड्रॉप हुआ, लोग पूछ रहे थे कि भाई ये बुलिश न्यूज़ है मार्केट के लिए, बेरिश न्यूज़ है। देखो सिंपल सी बात है, ये रिस्की एसेट्स के लिए बुलिश न्यूज़ है, बट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और यूएस डॉलर के लिए बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि जो टैरिफ्स थे ट्रंप की तरफ से यही कहा जा रहा था कि जो टैरिफ्स हैं ये इकोनॉमी के लिए अच्छे हैं, हम उनसे पैसा ले रहे हैं और हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर लगाएंगे। ऑब्वियसली जब पैसा आ रहा था तो वो इकोनॉमी के ऊपर लग रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो डॉलर स्ट्रांग होता है। बट आपने देखा कि रिस्की एसेट्स इससे डिस्टर्ब हो रहे थे। आपने देखा बिटकॉइन इतना ड्रॉप किया जब ये बार बार धमकियां दे रहा था टैरिफ्स के हवाले से, बिटकॉइन ड्रॉप होता था बार बार, स्टॉक मार्केट ड्रॉप होती थी। तो जब वो चीज़ खत्म होगी, अनसर्टेनिटी खत्म होगी, तो वो रिस्की एसेट्स के लिए अच्छा है, यूएस डॉलर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। आपके पास टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन भी कम हो सकती है। अगर इन्फ्लेशन कम हुई, जो फेड है उसने टारगेट्स रखा हुआ 2% का, तो अगर इन्फ्लेशन कम हुई ऑब्वियसली आपके पास इंटरेस्ट रेट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आपके पास रिस्की एसेट्स लाइक बिटकॉइन एंड स्टॉक मार्केट, उसके अंदर भी आपको एक अनसर्टेनिटी खत्म होती हुई नजर आएगी। ठीक है, जाहिर बात है जब एक चीज़ उसको गिरा रही थी, अब वही चीज़ खत्म हो जाए, ठीक है, तो वो एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए, रिस्की एसेट्स के लिए, बट ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं है। इसका सबूत ये है कि आप देख सकते हो कि डॉलर आज ड्रॉप हुआ है, जबकि बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट में आपको एक स्पाइक देखने को मिली लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो
ये सारी चीज़ें आपने जो है वो देखनी है, मार्केट के पे इसका इम्पैक्ट आता है और आपने लाज़मी इसको देखते रहना है कि बाकी व्हाट्सएप चैनल पे मैं सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, डोंट वरी। बट आप ये सारी चीज़ें अपने ध्यान में रखते हो क्योंकि इन्हीं का इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आ रहा होता है। तो ये नहीं है जस्ट टेक्निकल्स पे आप फोकस करते हो, फंडामेंटल्स भी आपने देखने होते हैं और इन सारे सिनेरियोज़ को देखना होता है कि एक चीज़ गिर रही है, कौन सी चीज़ ऊपर जाएगी, कौन सी चीज़ के लिए बुलिश है, कौन सी न्यूज़ किसके लिए बुलिश है, बेरिश है। तो इस तरीके से आप अपना फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो करते हो। बट अब लोग कह रहे हैं जी अगर रिस्की एसेट्स के लिए अच्छा है तो बिटकॉइन ऊपर क्यों नहीं गया? देखो सिंपल सी बात है, एक चीज़ पहले से एक्सपेक्टेड हो ना तो उस पे मार्केट का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता, तो ये स्लो इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर कि आहिस्ता-आहिस्ता आता है, ठीक है? फ़ौरन से उस चीज़ का आता है जो अनएक्सपेक्टेड हो। अब ये एक्सपेक्टेड थी, सबको पता था कि अगेंस्ट ही आएगा, ठीक है? तो उसके अलावा हमारे पास अनसर्टेनिटी चल रही है यूएस एंड ईरान के दरमियान, ठीक है? वो भी एक फैक्टर है। अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ मार्केट से ख़त्म नहीं हुई और बिटकॉइन को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है, आज हम उसको थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचा है कॉन्फ्लिक्ट और क्या आने वाले दिनों में हो सकता है। तो आपने देखा जो खोमैनी है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिकन कहते हैं लेट्स निगोशिएट ओवर योर न्यूक्लियर एनर्जी एंड द रिजल्ट ऑफ द निगोशिएशन इज सपोज टू बी दैट यू डू नॉट हैव दिस एनर्जी। ठीक है, वो कहते हैं कि आओ न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है कि वो कहते हैं कि आपके पास एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो खुमैनी को इश्यूज़ हैं, ईरान को इश्यूज़ है, जिस इसकी वजह से जो है वो दोनों एक पार्टीज़ जो है एक चीज़ पे एग्री नहीं हो पा रही। यही अमेरिका कहता है कि भाई आपके पास एनर्जी नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं हमारे पास होनी चाहिए। तो कोई एक प्रॉपर एग्रीमेंट जो है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है? तो आपने देखा, मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था व्हाट्सएप चैनल के अंदर कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ आर क्रूशियल, ठीक है? बिटकॉइन के लिए भी क्रूशियल हैं, क्योंकि अगर कोई वॉर सिचुएशन एस्केलेट होती है तो आप देखोगे कि मार्केट पे उसका इफेक्ट आएगा। तो ट्रंप ने कल कहा ईरान मस्ट मेक अ डील और बैड थिंग्स विल हैपन, ठीक है? उसको डील करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ बुरी चीज़ें जो है हो सकती हैं, ठीक है? अल्टीमेटली एक धमकी दी जा रही है ट्रंप की तरफ से। ट्रंप ने कहा नाउ इज टाइम फॉर ईरान टू ज्वाइन अस ऑन अ पाथ टू पीस। आई डोंट केयर अबाउट द नोबल प्राइज, दे कांट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। वो डायरेक्ट कह रहा है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो नहीं होना चाहिए। और ट्रंप ने ईरान को 10 डेज़ की डेडलाइन दी है कि 10 डेज़ के अंदर वो ये सारा कुछ डिसाइड कर ले, ठीक है? अदरवाइज जो है वो बैड थिंग्स विल हैपन, ठीक है? तो 10 दिनों का जो है वो अल्टीमेटम दिया गया है ट्रंप की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या आप ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं अगर चीज़ें उसकी तरफ नहीं जाती, पीस की तरफ। तो ट्रंप ने कहा कि ही इज़ कंसीडरिंग अ लिमिटेड स्ट्राइक ऑन ईरान। तो ये अनसर्टेनिटी स्टिल मार्केट में है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इतनी ज़्यादा रिलीफ जो है वो नहीं ले पा रही, वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, लोग डरे हुए हैं। सिल्वर और गोल्ड जो है पंप कर रहा है। इसके अलावा एक और अनसर्टेनिटी है जो कि मैं लाइव सेशन में बता चुका हूँ। ये लाइव सेशन हुआ था 3 मंथ्स पहले, मैंने लाइव सेशन किया था द ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस, ठीक है? लिक्विडिटी क्राइसिस का जो मैंने यहाँ पर एक पोस्ट की थी, सॉरी लाइव सेशन किया था। तो यहाँ पर मैंने सारा एक्सप्लेन किया था कि जी लिक्विडिटी क्राइसिस क्या है। तो कल दोबारा से फेड ने जो है वो बैंक्स को पैसे दिए हैं, तकरीबन कितने, तकरीबन 18 बिलियन डॉलर जो है कल इंजेक्ट किया है बैंक्स के अंदर। ऑब्वियसली जब बैंक्स को पैसे की ज़रूरत होती है, कैश ख़त्म होता है, लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है, तो वो फेड से कहती है, फेड पे इंजेक्ट करता है ताकि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम फ्रीज ना हो जाए। तो ये सारी बातें जो है समझने के लिए आपको ये लाइव सेशन देखना पड़ेगा। आप लाइव सेशन वाले टैब में जाएंगे, द ग्लोबल लिक्विडिटी क्राइसिस, ठीक है? ये आप लाइव सेशन लाजमी जाके देखना, जिसमें आपको सारी अपडेट्स अब मिल जाएंगी कि ये क्या है बेसिकली, ठीक है? तो ये भी एक अनसर्टेनिटी है कि एक लिक्विडिटी क्राइसिस है। अगेन मैंने व्हाट्सएप चैनल के अंदर पोस्ट किया कि इट्स नॉट अबाउट फड, इट्स नॉट अबाउट ईरान एंड यूएस वॉर, इट्स नॉट अबाउट टेदर फड, इट्स ऑल अबाउट लिक्विडिटी, ठीक है? ये सारी लिक्विडिटी की गेम है। लिक्विडिटी इस वक्त ड्राई हुई है मार्केट से, और यही बैंक्स की लिक्विडिटी वाली बात थी जिसकी वजह से मैं बेरिश था। अक्टूबर से मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, 3 मंथ्स पहले से डिस्कस कर रहा हूँ कि क्यों मैं बेरिश हूँ बिटकॉइन के ऊपर और क्यों मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। और आपने देखा कि मार्केट में सेल ऑफ आया। इस वजह से जो है मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि मार्केट गिरेगी, क्योंकि मार्केट में बिल्कुल जो है लिक्विडिटी ड्राई हुई हुई थी, ठीक है? और अभी भी हुई हुई है, और ये सबूत है कि कल इंजेक्शन हुई है फेड की तरफ से बैंक्स के अंदर, ठीक है? तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये रिसर्च के बाद जो है आपके साथ एक्सप्लेन किए जाते हैं और प्रॉपर इसमें मेहनत लगती है टैब्स बनाने में, आपको प्रेजेंट करने में और रेलिवेंट चीज़ें आप तक पहुँचाने में इसमें टाइम लगता है। तो लाजमी वीडियो को लाइक करें और कमेंट लाजमी करें, ठीक है?
उसके अलावा हमारे पास एक एक और आज हमारे पास नंबर्स आए विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर इकोनॉमी, जो कि आज हैसेट है। हैसेट ने भी यही कहा कि एक डिसअपॉइंटिंग नंबर्स हैं। वो क्या है कि हमारे पास Q4 2025 की जो एक्सपेक्टेशंस थी जीडीपी की, कि वो होंगी जी 3%, कहा ही जा रहा था कि इंक्रीज आएगा। ठीक है, 3% इंक्रीज आएगा, बट एक्चुअली 1.4% ग्रोथ हुई है सिर्फ जीडीपी के अंदर। एक्सपेक्ट ये की जा रही थी कि 3% होगी। बेशक वो प्रीवियस से ज़्यादा है। प्रीवियस थी आपकी 4.4, बेशक वो प्रीवियस से ज़्यादा आई है, 1.4 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्सपेक्टेशन 3% थी, इस वजह से ज़्यादा मार्केट को बुरा लगा है। जो एक डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए हैं, क्यों? क्योंकि कंसेंसस जो थी उसके हिसाब से जो चीज़ें नहीं हुई, यानी कि बहुत कहा ही जा रहा था कि 3% होगा, बट वो सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है जीडीपी के अंदर। और ये क्यों हुआ? ऑब्वियसली जब शटडाउन लगा था हमारे पास 2025 में, और जब सब लोग बुलिश थे, मैं आपसे कह रहा था, लोग कह रहे थे कि शटडाउन एंड होगा तो मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि भाई शटडाउन एंड होगा तो मार्केट नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर। आपकी जीडीपी इफेक्ट होगी इससे। जीडीपी का वर्ड भी मैंने यूज़ किया था कि जीडीपी इससे इफेक्ट होगी, और आपने देखा कि जीडीपी के जो आज नंबर्स हैं वो इस चीज़ का सबूत दे रहे हैं कि बेशक जीडीपी इंक्रीज हुई है, बट जो आपके पास क्या कहते हैं, जो शटडाउन है उसकी इफेक्ट की वजह से जीडीपी की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकी। ठीक है, उसके अलावा एनवीडिया की अर्निंग्स आने वाली हैं 25th ऑफ फेब को। ठीक है, और विल एनवीडिया बीट क्वार्टरली अर्निंग्स? क्या एनवीडिया जो है वो अपनी अर्निंग्स उसकी ज़्यादा आएंगी, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएंगी? तो 91% चांसेस हैं कि एनवीडिया की अर्निंग्स ज़्यादा आएंगी, और काफ़ी टाइम से एनवीडिया की अर्निंग जो है वो बीट कर रहा है। एनवीडिया अपनी अर्निंग्स में रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है। ठीक है, उसके अलावा US 500 का मैं आपको चार्ट दिखाना चाह रहा था। ठीक है, मैं आपको कह रहा था कि एक वाहिद एनवीडिया की अर्निंग्स हैं जो इस चार्ट को जो है वो सेव कर सकती हैं, इस चार्ट को जो है बचा सकती हैं। क्योंकि जो एनवीडिया है वो सबसे बड़ा स्टॉक जो है इस वक्त बन चुका है, और अगर एनवीडिया परफॉर्म करेगा तो पूरी स्टॉक मार्केट परफॉर्म करेगी, और अगर एनवीडिया परफॉर्म नहीं करेगा तो पूरी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, तो एनवीडिया अर्निंग्स का वेट कर रही है 3 मंथ से। ये जो चार्ट है ये कंसोलिडेट कर रहा है अक्टूबर से। आप देख सकते हो, मैंने ये लास्ट लाइव सेशन जो की लास्ट मार्केट अपडेट पोस्ट की थी, आपने लाजमी जाके देखनी है। बिग मूव इज कमिंग सून इन बिटकॉइन, तो ये लाजमी आपने जाके देखनी है। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप देख सकते हो टेक्निकली हमारे पास मंथली वीकली स्वीप हुआ है, उसके बाद मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, लोअर लो बनाने के बाद एक लोअर हाई है। तो आप देख सकते हो कि लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, तो मार्केट में बुल्स को उसका टाइम जो है ख़त्म होता जा रहा है। बुल्स के पास टाइम जो है वो बहुत थोड़ा रह गया है। अगर बुल्स ने इस मार्केट को पंप ना करवाया, ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग ना दी, तो बेयर्स के चांसेस जो है ज़्यादा होते जाएंगे कि वो कंट्रोल ले लेंगे। ठीक है, और सिर्फ अभी इस पूरे चार्ट को यहाँ से सिर्फ एनवीडिया की अर्निंग्स बचा सकती हैं। अगर एनवीडिया की अर्निंग अच्छी आती हैं तो वी कैन सी के एक डिसेंट रैली हम स्टॉक मार्केट में दोबारा से देख सकते हैं। 7050 का मैंने आपको बताया था कि 7050 के ऊपर क्लोजिंग होगी, देन वी कैन सी अ डिसेंट रैली। अदरवाइज चार्ट यहाँ पर आपको वीक लग रहा है, हम लोअर लो लोअर हाइज बना रहे हैं, और ये आप देख सकते हो कि मार्केट इस वक्त इस लोअर हाई पे रुकी हुई है। ठीक है, तो बेयर्स को सिर्फ एक कैंडल चाहिए। ठीक है, एक कैंडल चाहिए, उसके बाद सारी गेम उनके हाथ में आ जाएगी। आई स्टिल एक्सपेक्ट कि स्टॉक मार्केट में करेक्शन पेंडिंग है। इवन एनवीडिया के बाद हम थोड़ा सा और पंप भी कर जाएं, बट अल्टीमेटली आई स्टिल बिलीव के जो स्टॉक मार्केट है वो आपकी 50% 60% रिट्रेसमेंट ले सकती है। मतलब पूरी लेग का 50%, ये नहीं कि पूरे 50% गिर जाए, मतलब ये जो लेग है उसकी 50% रिट्रेसमेंट, यानी कि ऑलमोस्ट 15 to 20% करेक्शन जो है मार्केट ले सकती है स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा हमारे पास फेड मिनट्स, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे, जो हमारे पास दिसंबर की मीटिंग हुई थी, सॉरी जनवरी की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग आ गए थे। तो ऑलमोस्ट ऑल पार्टिसिपेंट्स सपोर्टेड जनवरी रेट पॉज, और तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने यही सपोर्ट किया कि जनवरी में रेट कट ना किया जाए। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होती है बेसिकली, कि कोई भी जब मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स लिखे जाते हैं कि क्या क्या मीटिंग में डिस्कस हुआ, क्या क्या रिजल्ट्स थे, क्या क्या डिस्कस हुआ, कौन कौन क्या कह रहा था। तो पॉइंट्स जब लिख लिए जाते हैं उस मीटिंग के तो उसको मिनट्स ऑफ मीटिंग कहते हैं। तो मीटिंग के बाद रिलीज़ किए जाते हैं, तो इससे एक आपको आइडिया हो जाता है कि उस टाइम पे जो रेट कट नहीं हुए, तो फुल पिक्चर आपके सामने बाद में आती है, वो मिनट्स की शक्ल में आती है। तो ऑल पार्टिसिपेंट सपोर्टेड जनवरी रेट पास, सब ने सब इस चीज़ से एग्री थे
कि जनवरी में रेट कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि स्टिल आपके पास अभी तक जो इन्फ्लेशन है वो पॉवल कहता है कि समवट एलिवेटेड, ठीक है, अभी उसको बढ़ती हुई नज़र आ रही है इन्फ्लेशन, बट टैरिफ अब ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और चीज़ें देखते हैं कि हम Q1 Q2 तक जो है वो इस सिनेरियो तक पहुंच पाते हैं या नहीं, जब हमारे पास रेट कट जो है वो किए जाएं। और इसके अलावा जो CME गैप है अब आइंदा के बाद वो क्रिएट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि CME ग्रुप ने जो है वो जो क्रिप्टो है 24/7 के लिए जो है वो ओपन कर दी है। अब गैप क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि अब संडे को भी और सैटरडे को भी मार्केट चलती रहेगी, और जो क्रिप्टो मार्केट है और जो फ्यूचर्स हैं क्रिप्टो के जो CME में ट्रेड होते थे, अब दोनों के दरमियान डिफरेंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से गैप क्रिएट होता था। तो अब जो है वो CME गैप क्रिएट नहीं होगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो ट्रैवल करने वाले हैं चाइना, मार्च 31 टू अप्रैल टू वाइट हाउस ऑफिशियल, तो डेट्स कंफर्म हो गई हैं। ये काफ़ी टाइम से डिस्कस किया जा रहा था कि चाइना विजिट कर सकता है ट्रम्प, तो फाइनली आप जो डेट्स आ गई हैं मार्च 31 टू अप्रैल टू, ये भी एक अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए कि दोनों के दरमियान जो है वो कुछ डील्स की तरफ चीज़ें जाएँ, ताकि मार्केट से थोड़ी अनसर्टेनिटीज़ ख़त्म हो। उसके अलावा बिटकॉइन जो है वो उसका जो सेंटिमेंट है वो इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है, लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू ज़ीरो, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट इस वक्त डेड हुआ हुआ है। और जो मैं आपको बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि जो क्रिप्टो का सेंटिमेंट है वो टोटली डिपेंड करता है उसकी प्राइस पे, कि प्राइस जब ऊपर जाती है तो उसका सेंटिमेंट भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। तो वी नीड सम ग्रीन कैंडल्स, और उसके बाद देखना कि सेंटिमेंट बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप गूगल ट्रेंड्स पे जब लिखेंगे बिटकॉइन गोइंग टू जीरो, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसकी सर्चेस में कितना इंक्रीज आया है, कि इस वक्त कितना ज़्यादा लोग जो है इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू जीरो, ठीक है। उसके अलावा टेक्निकल्स पे चलें, तो हम ये सारी फंडामेंटल चीज़ें थी जिस पे आपने जो है वो नज़र रखनी है। बाकी व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि क्योंकि मार्केट अपडेट तो डेली आ रही होती है, और मतलब कि उसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती हैं, तो आपने व्हाट्सएप चैनल जाके लाजमी ज्वाइन करना है। तो टेक्निकल्स की तरफ चलें, तो मैंने आपको कहा कि भाई 65 के शुड होल्ड, इफ़ वी लूज 65 के द प्राइस कुल ड्रॉप टू सब 60 के, यानी कि अगर 65 के टूट गया तो मार्केट सीधी 60 के तक जा सकती है, और इवन लोअर, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पोस्ट की, ये ट्रेंड लाइन बनाई और ये डिमांड जोन बनाया, और यहाँ पे आपसे कहा कि इन शॉर्ट टर्म 65 के शुड होल्ड, स्लो स्टेयर्स केस स्लो स्टेयर्स केस एंड लिक्विडिटी बिल्डअप, ठीक है। आप देख सकते हो कि स्लो स्टेयर्स है, एलिवेटर अप, स्लो स्टेयर्स डाउन, और लिक्विडिटी बिल्डअप है ट्रेंड लाइन के ऊपर। मैंने कहा कि मार्केट इसको इसको स्वीप करना चाहिए, और मार्केट जो है रिट्रेस कर सकती है फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है। अच्छी लग रही है, ठीक है। बट इंटरनली जो हमारे पास स्ट्रक्चर थे वो बेरिश थे, वो मैं आपको पिछली मार्केट अपडेट वीडियो में बता चुका हूँ, तो लाजमी आपने जाके देखनी है, सारी अब मार्केट अपडेट्स देखनी है, ताकि आपको पूरा सिनेरियो समझ आ सके कि क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो बेसिकली अपडेट्स पे हम आप चलते हैं, तो क्या अपडेट्स हैं। अगर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाऊं दूसरा, तो ताकि आपको चीज़ें समझ आ सकें। देखें, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता रहा था कि जी भाई जो 15 मिनट है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है आपका, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से 15 मिनट पे बुलिश है, बाकी सारा जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं वो बेरिश हैं। आप देख सकते हो कि लोअर लो लोअर हाई बना मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट यहाँ से पंप कर गई, ठीक है। और हम यहाँ सप्लाई से हमने यहाँ से रिजेक्शन ली, बट आप देख सकते हो कि स्टिल हमारा लो जो है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, स्टिल लो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और न्यू हाई नहीं बन सका, न्यू हाई नहीं बन सका, न्यू हाई नहीं बन सका, जिसकी वजह से आपके पास ये लो कंफर्म नहीं हुए, मींस के 15 मिनट स्टिल बुलिश है, एक्सटर्नल बुलिश है, अभी तक कोई एमएसएस नहीं हुआ, बट ऑब्वियसली इंटरनली आप देख सकते हो कि एमएसएस होते होते रहे हैं। और उसके बाद आप देखो कि ऑर्डरली चार्ट पे हमारे पास यहाँ पर एक एमएसएस हुआ था, इंटरनली एमएसएस हुआ था, एक्सटर्नली तो बहुत ऊपर पड़ा हुआ है, इंटरनल हमारे पास एमएसएस हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पर जाने के बाद एक न्यू हाई बनाने के बाद फौरन से रिजेक्शन दी, वी शेप रिजेक्शन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन दिया, और लोअर लो बनाता हुआ गया। तो फाइनली अब आप देख सकते हो कि इंटरनली जो है वो स्ट्रक्चर चेंज करने की मार्केट इस वक्त कोशिश कर रही है। आप देख सकते हो कि ये लो स्वीप हुआ और मार्केट इन्हें इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो समहाउ मार्केट जो है कोशिश कर रही है लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरनली स्ट्रक्चर को ब्रेक करने में, और ये सारी लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही है और मार्केट इसको स्वीप कर सकती है, ठीक है। तो आई स्टिल बिलीव मैंने जो मार्केट अपडेट वीडियो बनाई है जो कि है
इसमें वीडियोस में जाएंगे तो यहाँ पर है बिटकॉइन, सोलाना एंड एथेरियम लेवल्स, ठीक है, वहाँ मैंने मार्क करना सिखाए थे आपको। तो ये स्टिल मेरा प्लान वैलिड है, ठीक है। आई स्टिल बिलीव बिटकॉइन जो है वो 74 से 75 तक रिट्रेस करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलिश किया जा सके, और एटलीस्ट मार्केट जो है शॉर्ट टर्म में 71 से 72,000 तक जाए, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो स्ट्रक्चर वाइज जो है मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रही है, और जब तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो हमारे चांसेस हैं कि हम इसको रिक्लेम कर लेंगे, ठीक है। इस तक इसको टैग कर लेंगे क्योंकि ये जो लेवल है ये मार्केट की तरफ से होल्ड किया जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, दूसरे चार्ट पे, तो मैंने आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलिंग से भी बताया कि आप देख सकते हो कि जो एक रेंज बनी, ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, और उसके बाद मार्केट उसको टेस्ट करके और वहाँ से पंप कर रही है और इसको होल्ड किया हुआ, ठीक है। बेसिकली मैं अगर इसको रिमूव करूँ, यू कैन सी कि आपके पास पहले स्लो स्टेयर्स हुई थी, एलिवेटर अप हुआ, सेम स्लो स्टेयर्स में मार्केट नीचे आ रही है, एकदम से नीचे नहीं आ रही, एकदम से ऐसे नहीं गिर रही, स्लो स्टेयर्स में आ रही है, तो चांसेस होता है कि मार्केट अपने आप को होल्ड करना चाह रही है और मार्केट पंप कर सकती है, और आपकी इनवैलिडेशन जो है वो इसके नीचे होती हैं। अगर हमारी क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती है देन वी कैन सी के बिटकॉइन जो है वो आपका सब 60 के जो है वो विजिट कर सकता है। तो वी शुड होल्ड दिस एरिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपके पास फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलिंग बनाऊँ तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, वॉल्यूम बेस्ड सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ से फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलिंग लूँगा, जो आपके पास रीसेंट जो जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है, रीसेंट एरिया ये है, यहाँ से मैं पकड़ूंगा और करंट तक लेकर आऊँगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलिंग जो है बन जाएगी, ठीक है। अब कल तक हमारे पास डिफरेंट थी, आज हमारे पास वॉल्यूम था, तो आज देख सकते हो कि मार्केट पीओसी के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रही है और पीओसी को होल्ड कर रही है, और आप टारगेट करते हो वैल्यू एरिया हाई को, ठीक है। तो बेसिकली उसके अलावा आप देख सकते हो कि स्लो एलिवेटर अप, स्लो स्टेयर्स डाउन, ठीक है, डिमांड जोन के ऊपर। अगर आप इसको उल्टा करें तो आप देख सकते हो कि एक लिक्विडिटी बिल्डअप है, मार्केट ने डंप किया स्लो स्टेयर्स अप टूवर्ड्स ओबी और एलिवेटेड डाउन, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जब आप उल्टा करोगे तो आपको ये चार्ट बेरिश नज़र आ रहा है, ठीक है। जब तक मार्केट इसको फ्लिप नहीं कर रही हम लोग बेरिश ही हैं, यानी कि हम लोग बुलिश रहेंगे जब तक मार्केट इसको तोड़ नहीं रही, ठीक है। तो सिनेरियो ये है कि हमारे पास ट्रेंड लाइन था, इसका आज ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और अब इसको होल्ड कर रही है। तो उसके अलावा मार्केट ने क्या किया है, 4 आवर के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर दिया है। यू कैन सी कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो मार्केट ने क्रिएट कर दिया है, मार्केट ने इसको टेस्ट किया और पंप किया, सही है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट है हमारे पास, ये वही बात है कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक भी इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो ऑब्वियसली ये लेवल भी टूट जाएगा। तो स्टिल आपके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग हो गई तो चांसेस ये होंगे कि ये लो भी टूट जाएगा, ठीक है। सो ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, इसके ऊपर सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है, ठीक है, लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए, मार्केट इसको लेती है, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल प्लान है मार्केट को लेके। और आज जो रिजेक्शन हुई थी 15 मिनट पे, मैं लर्निंग पर्पस के लिए बता दूं कि आज जो रिजेक्शन हुई थी वो भी इस तरह से हुई कि आपने देखा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। उसके बाद वी शेप रिजेक्शन हुई, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सेम, उसके बाद मार्केट जो है 66,200 पे गई, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरीके से आप ट्रेड करते हो। उसके बाद मार्केट दोबारा से जो एक हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है, ठीक है। जो हमने एक हाई बनाया था लोअर हाई, उसके ऊपर क्लोजिंग मार्केट ने दोबारा से दे दी है। तो स्टिल आप देख सकते हो कि यहाँ से आपने सेलिंग की, यहाँ से दोबारा आपने रीटेस्ट पे दोबारा से बाय किया। तो ये शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में और स्विंग में डिफरेंशिएट करना सीखा करें, ठीक है। डिफरेंट टाइम फ्रेम को देखा करें, डिफरेंट टाइम फ्रेम देखने से ही आप ट्रेडर बनते हो। कोई एक टाइम फ्रेम नहीं होता जिससे आप कहो कि यार इस पर मैं ट्रेडिंग करूंगा और इससे जो है वो मैं चीज़ें शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देखना पड़ता है कि कौन से टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हो मैं 4 आवर भी देख रहा हूँ, ऑर्डरली भी देख रहा हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स भी देख रहा हूँ। तो आई स्टिल बिलीव मार्केट को यहाँ से पंप करना चाहिए फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइलिंग के हिसाब से भी, और इन हाइस को टैग करना चाहिए, इन लिक्विडिटीज़ को। और अल्टीमेटली में जो मेरे जो टारगेट्स हैं 74 से 75 के, उसके अलावा डेली चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो डेली पे भी आपकी करेक्शन जो है वो
तकरीबन 50% लेवल की रिट्रेसमेंट भी आपकी इसी लेवल पे जो है बन रही है। अगर आपके पास ये 65 के लेवल होल्ड ना हुआ, देन इजीली वी कैन इजीली टैग 60 के और सब एट 60 के, ठीक है। तो ये मेरा प्लान है। ऑब्वियसली आई स्टिल बिलीव के बिटकॉइन का ये बॉटम नहीं है, और मैंने आपको पिछली लाइव मार्केट अपडेट वीडियो में बताया था कि जब मार्केट अपना एक इस तरह से पिक बनाती है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, जब भी इस तरह की विक बनती है, यू कैन सी, जब भी इस तरह की विक बनती है तो मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेट करती है, फिर आके इसको स्वीप करती है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखी, हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस आप देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ देखी, यहाँ पे ये चीज़ देखी, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ देखी। तो हर जगह पे मार्केट इसको लिक्विडिटी को लेती है। तो जब तक ये लिक्विडिटी नहीं स्वीप होगी, मार्केट जो है ये मैंने बताया था कि गले की हड्डी बनी रहेगी। तो और जो सारे सिनेरियो हैं बॉटम को लेके, कितनी रिट्रेसमेंट आ सकती है, क्या बॉटम कुछ भी होगा, वो सारा मैं पिछले मार्केट अपडेट वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। तो लास्ट में आपने जाके देखनी है। तो स्टिल स्ट्रक्चर वाइज आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा से बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा जो आपके पास 68 300 वाला लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अगर फ्लिप हो जाएगा तो आपके पास इंटरनल जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है दोबारा से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो कि मार्केट ने न्यू लो नहीं बनाया ऑलरेडी पे, जस्ट लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो एक लो प्रोबेबिलिटी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है, न्यू लो अगर बनता फिर होता ये तो फिर एक हाई प्रोबेबिलिटी होता। बट सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, स्टिल आपका हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है जिससे बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो अब की दफ़ा अगर बार बार मार्केट इसको टैग करते रहेगी तो इसको ब्रेक कर देगी। तो वी शुड होल्ड दिस एरिया। फिक्स रेंज वाले प्रोफाइलिंग के हिसाब से भी यू कैन सी के आपका जो ये लेवल है ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हम मार्केट जो है वो आपकी वैल्यू एरिया लो के नीचे एक्सेप्टेंस दे देती है, यू कैन सी के वैल्यू एरिया लो के नीचे एक्सेप्टेंस दे देती है, देन वी कैन सी के मार्केट जो है डंप करेगी। बट अल्टीमेटली आप इसको वॉल्यूम प्रोफाइलिंग को बनाएंगे, इधर से करके इधर से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप टारगेट कर सकते हो पीओसी वैल्यू एरिया हाई, ठीक है। और अगर आप कुछ लोग इधर से पीओसी को ड्रॉप बनाते हैं कि यहाँ से लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वो पीओसी जो आपके पास जहाँ से मार्केट गिरी होती है लास्ट, जो आपके पास एक मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जो प्राइस एक्शन होता है कि यहाँ से ड्रॉप हो रहा है तो उससे पहले पंप हुई, तो पंप से पहले जो है आप लेते हो और करंट इस पर ड्रॉ करते हो, तो फिर आपके पास डिफरेंट लेवल जो है वो निकल के आएंगे। तो दोनों तरह से चीज़ें ठीक है। यहाँ से भी आपके पास पीओसी रिक्लेम हो चुका है, इसको होल्ड कर रहा है, तो टारगेट आप कर सकते हो वैल्यू एरिया हाई विच इज़ अराउंड $70,000 to $71,000, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास वैल्यू एरिया लो ग्रीन कलर की ये लाइन है, अगर ये यहाँ से टूट गया और एक्सेप्टेंस दे दी तो फिर आप देखोगे कि मार्केट सीधी आपको यहाँ से ड्रॉप होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम मार्केट में यहीं पे पड़ा हुआ है, ठीक है। जब मार्केट रेंज से बाहर निकलती है तो फिर वो बड़ा मूव देती है, ठीक है। तो जब तक इन दोनों रेंज से मार्केट बाहर नहीं निकलेगी, ना इसके ऊपर एक्सेप्टेंस देगी, ना बड़ा पम्प दे सकती है, ना जब तक इसके नीचे ड्रॉप करेगी ना बड़ा पम्प दे सकती है। तो जब तक इसके अंदर रहेगी इस रेंज को आप रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके नीचे जब बाहर निकलेगी फिर मार्केट से आप एक्सपेक्ट करोगे कि बड़ा मूव देगी। तो एलिवेटर अप, स्लो स्टेयर्स डाउन, होल्डिंग पीओसी लेवल, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, इसको मार्केट इसको होल्ड कर रही है। और तो या तो ये सिनेरियो है। बाकी मैं बॉटम हायर टाइम फ्रेम जो मैं बता चुका हूँ सारा, मंथली वगैरह भी, वो सब आप जाके पिछली मार्केट अपडेट वीडियो से देख सकते हो। मैं हर वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये सारी अपडेट्स हैं, टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, जिस तरीके से आप मार्केट को एनालाइज करते हो फंडामेंटली और टेक्निकली। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं व्हाट्सएप चैनल के अंदर अपडेट करता रहूँगा, तो लाजमी जाके व्हाट्सएप ज्वाइन करना है ताकि आपको मार्केट अपडेट्स मिलती रहें। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो सो या अपना ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा हाँ, मैं बस ये बता दूं कि जो एनवीडिया का चार्ट है वो भी आप देख सकते हो। लास्ट में बस मैं दिखाना चाहता था एनवीडिया का चार्ट भी। तो यू कैन सी के एक एनवीडिया भी का भी चार्ट बेरिश है, तो हमें जो है इसकी अर्निंग, एक अच्छी अर्निंग चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो ये भी चार्ट भी बड़ा वीक लग रहा है। आप देखो, मैं इसको डेली चार्ट पे अगर दिखाऊँ एनवीडिया को, तो यू कैन सी के सम सॉर्ट ऑफ आपके पास ये एक बुल ट्रैप, एक एसएफपी हुआ, ठीक है, एक एसएफपी हुआ। और इस वक्त हेड एंड शोल्डर टाइप की जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो मार्केट इस रेंज में है। तो अगर
अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे भी लेके जाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। यू कैन सी हेयर कि आपके पास सम हेड एंड शोल्डर टाइप का जो है वो पैटर्न बन रहा है एनवीडिया चार्ट के अंदर। अगर ये ड्रॉप हुआ तो ये भी साथ लेके पूरी स्टॉक मार्केट को लेके गिरेगा, ठीक है। तो इसको जो है वो एनवीडिया अर्निंग्स ही देखते हैं कि किस तरीके से आती है और किस तरह से ये चार्ट इनवैलिडेट होता है या ये हेड एंड शोल्डर जो है प्ले आउट होता है। और ये एक आपके पास एस हुआ है, ठीक है। तो ये आप एनवीडिया का चार्ट है, नॉट लुक्स गुड। इवन स्टॉक मार्केट का चार्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो वी नीड क्लोजिंग अबव ऑल टाइम हाई, ताकि जो है वो हम डिसेंट रैली स्टॉक मार्केट पे देख सकें। अदरवाइज़ अगर स्टॉक मार्केट पे रैली भी आई, सो आई स्टिल बिलीव कि स्टॉक मार्केट को 15 से 20% करेक्ट करना चाहिए, जो आपको मैंने प्रीवियस हाई तक लेवल्स बताए हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओहो, फिर मैं भूल गया, मैंने आज इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, जो कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा यूएस 500 के चार्ट पे। ज़रा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ज़रा मुझे एक चीज़ यहाँ पे फोकस करना कि 2008 में बिटकॉइन लॉन्च हुआ, और 2008 में लॉन्च हुआ और 2013 में पहली बुल मार्केट आई थी। जब 2013 में पहली बुल मार्केट आई थी, उस टाइम पे स्टॉक मार्केट भी पंप करना स्टार्ट हुई थी। बट 2008 से लेकर, ठीक है, आप देखेंगे 2008 से लेकर 2013 तक तकरीबन 1918 या ऑलमोस्ट 2000 डेज, यानी कि तकरीबन 5 साल जो है वो स्टॉक मार्केट जो है वो एक रिसेशन में रही और कंसोलिडेट करती रही। यानी कि 5 सालों के बाद मार्केट ने जाके न्यू ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया था, और उस टाइम पे बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता था। बिटकॉइन आया था 2008 में, बट स्टिल आपके पास जो बुल मार्केट शुरू हुई थी तब शुरू हुई थी जब आपके पास स्टॉक मार्केट ने पंप किया था, ठीक है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इस तरह का सिनेरियो आने वाले टाइम में कभी, आने वाले सालों में कभी, अगर इस तरह का सिनेरियो दोबारा से प्ले आउट हुआ कि 5 सालों के लिए आपके पास स्टॉक मार्केट जो है वो बेयर मार्केट में चली जाए, आप देखो कि स्टॉक मार्केट ने 57% डंप किया था। तो अगर इस तरह का सिनेरियो मार्केट में आ गया और मार्केट बड़े लंबे टाइम पीरियड के लिए जो है वो कंसोलिडेशन में चली गई, तो फिर बिटकॉइन का क्या होगा और पूरी क्रिप्टो मार्केट का क्या होगा। ये एक सबसे बड़ा रिस्क है क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए। मुझे इसका नहीं पता क्यों, क्योंकि इस टाइम पे बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता था। आई डोंट नो कि इस तरह की सिचुएशन स्टॉक मार्केट पे जब आएगी तो बिटकॉइन क्या रिएक्ट करेगा और बिटकॉइन के ऊपर क्या चीज़ गुजरेगी। तो ये आपने देखना है कि जब हमारे पास कोविड क्रैश आया, ठीक है, 2019-20 में जब कोविड क्रैश आया था, ठीक है, यू कैन सी हेयर ये कोविड क्रैश है, ठीक है। कोविड क्रैश आया, उसके बाद 2 सालों के बाद ही मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई पे चली गई। यू कैन सी कि 2020 में न्यू ऑल टाइम हाई पे चली गई, ठीक है। थोड़ा सा टाइम पीरियड बाद गई ऑल टाइम हाई पे, फिर करेक्शन आई, फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड बाद ही ऑल टाइम हाई पे चली गई और बिटकॉइन भी ऑल टाइम हाई पे चला गया। फिर उसके बाद करेक्शन आई, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड के बाद फिर ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ। ये आप देखोगे ऑल टाइम हाई क्रिएट हुए एक एक साल, दो दो साल बाद। बट ये जो सिनेरियो है ना, ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो 2008 का जो रिसेशन आया था मार्केट में, अगर इस तरह का सिनेरियो मार्केट में प्ले आउट हो गया और मार्केट एक एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेयर मार्केट में चली जाती है स्टॉक मार्केट, देन आपका क्या हशर होगा बिटकॉइन का, ये सबसे बड़ा रिस्क है। आई डोंट नो कि क्या होगा, बट मेरे दिल में एक सवाल आया, मैं इसको बैठ के देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो पता लगा कि भाई ये एक बड़ा अजीब सा सिनेरियो है जब यहाँ पे बिटकॉइन एग्जिस्ट नहीं करता था, और जब करने लगा है तो जब उस टाइम पे स्टॉक मार्केट ही पंप करना शुरू कर गई थी 2013 में, जब बुल मार्केट आई थी बिटकॉइन की। तो आप इस बारे में क्या कहते हो, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताओ कि आपको ये चीज़ एक रिस्क नज़र आता है क्रिप्टो के लिए, ओवरऑल मार्केट के लिए, कि फिर क्रिप्टो भी क्या इतने बड़े टाइम पीरियड के लिए जो है वो बेयर मार्केट में चली जाएगी, क्या होगा, आई डोंट नो। बट जो है इस तरह का सिनेरियो अगर कभी पैदा हुआ तो क्या होगा, ठीक है, आने वाले टाइम में। सो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।